सो हेलो बच्चों, आपके यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज़ का ये दूसरा पेपर है जो कि 12th बुक की पहली यूनिट जो कि ओवरऑल छठी यूनिट से हमारा पेपर है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। इसके अलावा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, 4 चैप्टर को अपने साथ एक साथ लेकर के चलता है, उसका पेपर है। पिछली बार हम लोगों ने यूनिट 1 का लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का पेपर किया और कुछ लोग अवेयर नहीं थे। अब की बार से आप इसे करना चालू कर दीजिए। शेड्यूल जो भी है वो शेड्यूल आपको मिल गया होगा, नहीं मिल गया होगा तो ओमेगा के नंबर से आप वो शेड्यूल ले लीजिए। ये टेस्ट सीरीज़ पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को एक पैसा नहीं देना है। आपके रिवीजन तक ये, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक ये आपकी टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। तो इसी क्रम में, इसी में कॉन्टिन्यूटी में हम लोगों के पास आज का इस पूरी यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज़ का दूसरा पेपर आ गया है। चलिए उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 90 क्वेश्चन है। इट्स बायोलॉजी बाय डॉक्टर सुनील कुमार, दैट्स मी। और ये टेस्ट नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि मैच द कॉलम 1 to with 2। और आपको ये मालूम होना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर डाटा को कंप्लीट करते हैं और ये डाटा में से कोई ना कोई एक डाटा आपके क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। तो सबसे पहले तो आप लोग देखिए कि यहाँ पर जो कॉलम ए है और कॉलम बी के बीच में है, इनके को हम लोग करते हैं द पिल, दीज आर नोन एज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इनमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होते हैं। तो ये ओव्यूलेशन को रोकती हैं, यानी कि ड्यूरिंग ओवेरियन साइकिल में से जो ओव्यूलेशन होता है, ओवरी से ओवम का सेकेंडरी oocyte का निकलना, उसे बंद करती हैं। कॉन्डोम जो है बेटा, ये एक ऐसी डिवाइसेस हैं या ऐसा मान लीजिए चलिए जो कि आपको स्पर्म को सर्विक्स तक रोकती हैं। इनको हम लोग बोलते हैं कि कॉन्डोम हो गए, वॉल्ट्स हो गए, सर्विक्स, ये सब लगाए जाते हैं ताकि स्पर्म सर्विक्स तक ना पहुंच सके। वेसेक्टोमी में वासा डिफरेंसिया क्या है आपको मालूम है? मेल में स्पर्म को ले जाने वाली डक्ट है वासा डिफरेंसिया, जो आगे जाकर इजैकुलरी डक्ट में मिल करके पेनिस के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर स्पर्म को, सीमेन को निकालती है। तो उस वेसेक्टोमी में हम लोग वासा डिफरेंसिया को कट करते हैं। तो याद रखना, जब ऐसा करते हैं तो उसमें स्पर्म नहीं पहुंचता, जो भी सीमेन पहुंचता है उसमें स्पर्म नहीं पहुंचता। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉपर टी, इट प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन। ये एक मैचिंग हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 की मैचिंग आपके सामने हो गई, जिसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन, A is 3, B is 1, C is 4 and D is 2। सो इस क्वेश्चन के बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है हेट्रोगैमीट्स। पहले तो आप लोग थोड़ा थोड़ा समझते जाइए होमोगैमीट और हेट्रोगैमीट का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को देख कर ना पहचान पाए कि इसमें कौन सा मेल गैमीट और कौन सा फीमेल गैमीट, तो ऐसे गैमीट को हम आइसोगैमीट या होमोगैमीट कह सकते हैं, जिनकी मॉर्फोलॉजी एक जैसी हो। आई डोंट नो कि इनमें से कौन मेल है कौन फीमेल है, जब तक कि इनकी मॉर्फोलॉजी को देख करके हम लोग पता ना कर पाए कौन मेल कौन गैमीट। और ज़्यादातर समय पर क्या होता है, मेल गैमीट अगर छोटा हो और फीमेल गैमीट बड़ा हो और देखकर पता चल जाए कि इनमें कौन सा मेल और कौन सा फीमेल गैमीट है, तो ऐसे गैमीट्स को हम लोग बोलते हैं हेट्रोगैमीट्स। सो इस तरीके के गैमीट कहलाएंगे होमोगैमीट्स, उस तरीके के काम कहलाएंगे हेट्रोगैमीट्स। तो इन्होंने पूछा है हेट्रोगैमीट्स आर फाउंड इन, नो डाउट होमोसेपियंस में हेट्रोगैमीट्स होते हैं, बिल्कुल होंगे। इसके अलावा आपको मालूम है, याद रखना, फ्यूकस में हेट्रोगैमीट्स पाए जाते हैं, काऊ में पाए जाते हैं, क्लैडोफोरा में आइसोगैमी पाई जाती है। आपको याद रखना, आइसोगैमी का मतलब फ्यूजन ऑफ 2 टाइप गैमीट विच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। सो इस तरीके से क्लैडोफोरा में आइसोगैमी है, बाकी होमोसेपियंस, फ्यूकस एंड काऊ ये हेट्रोगैमीट्स रखते हैं। तो एग्जाम्पल आएगा फर्स्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचेंगे। डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द फीमेल गैमीट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज टर्म एज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि एक मेल गैमीट होगा और एक फीमेल गैमीट होगा, दोनों के फ्यूजन से बनता है जाइगोट, और जाइगोट बनने पर ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट हैप्लॉइड है और जाइगोट डिप्लॉइड है। और इसी वजह से बेटा जब जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाएगा तो एम्ब्रियो क्या रहेगा, डिप्लॉइड रहेगा। एक सिंपल सा प्रोसेस है। लेकिन कभी कभी यूं होता है कि जो हमारा मेल गैमीट होता है, लेट्स सपोज स्पर्म है, और जो फीमेल गैमीट होता है, इसमें फीमेल गैमीट और मेल गैमीट का फ्यूजन नहीं हो पाता, और जो फीमेल गैमीट है वो डायरेक्ट बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस में चला जाता है। ये रेयर फिनोमिना है,
इस प्रोसेस को हम लोग पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। पार्थिनोजेनेसिस आप लोगों ने पढ़ी होगी, मधुमक्खी में पाई जाती है, यू नो, टर्की नाम की बर्ड्स में पाई जाती है। इसके अलावा आप लोगों ने पार्थिनोजेनेसिस पढ़ी होगी बेटा, यू नो, रोटिफर्स में पाई जाती है। तो ये याद रखना, इस तरीके का डेवलपमेंट पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। तो इसका आंसर होगा 4, तीसरे क्वेश्चन का आंसर 4 होगा। ओके, आगे चलो, चौथा क्वेश्चन आया। चौथा क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ सरफेस वाटर इन, यू नो दैट। ये सिंपल सी बात है, पूछना चाहते हैं कि फर्टिलाइजेशन पानी में नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत है। लेट्स सपोज ये वाटर है। अब वाटर में या तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मूव करके यहीं वाटर में मिलेंगे, तब भी पानी की जरूरत है, या फिर मेल गैमीट मूव करके फीमेल गैमीट के अंदर, फीमेल गैमीट से मिले किसी बॉडी के अंदर, तब भी पानी की जरूरत पड़ रही है फॉर द मीडियम टू मूवमेंट ऑफ द मेल गैमीट। तो हमें पानी की जरूरत किनके फर्टिलाइजेशन में पड़ेगी, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो याद रखना, फ्यूकस में भी पानी की जरूरत पड़ जाती है, नो डाउट ऊगैमी होती है, लेकिन बेटा इनका मेल गैमीट पानी में मूव करता है। फ्यूनेरिया में तो हम सबको मालूम है, दे आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। मार्सिलिया, इनमें भी जरूरत पड़ती है, इट इज नोन एज ऑल ऑफ दीज। तो बेटा फर्टिलाइजेशन में पानी की जरूरत सब जगह पर पड़ रही है, जो भी एग्जाम्पल दिए गए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सिंपल सी कहानी है, अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो मैंने बोला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खास बात होती है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जैसे ही फ्यूज हो जाते हैं, याद रखना, ये वाला साइड हमारा पापा वाला साइड है, मेल साइड है, और ये वाला मम्मी वाला साइड है। इस दुनिया में मम्मी पापा थे, हम नहीं थे। तो बेटा याद रखना, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज करके जब जाइगोट बना, तो जाइगोट बनना पहली बार ये बात बताता है कि हम इस दुनिया में आए और 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ, और इस 2 पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट को हम लोग कंडीशन देते हैं बाई पेरेंटल। और बाई पेरेंटल होना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहचान है। कोई भी रिप्रोडक्शन जिसमें 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। जैसे अभी पार्थिनोजेनेसिस पढ़ी हमने पहले पीछे तरफ, जहां पर मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज नहीं हुआ, तो बताओ वो क्या है? दैट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज नॉट अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पर हमने देखा कि बाई पेरेंटल होने पे एक प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन इज वेरी मच इन्वॉल्व, फर्टिलाइजेशन की जरूरत है। तो फर्टिलाइजेशन तब होगा जब गैमीट बनेंगे। तो फर्टिलाइजेशन के पहले वाला जितना भी इवेंट है, इट इज नोन एज प्री फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद वाला जितना इवेंट है, इट इज नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। याद रहेगा? तो अब आपको प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट पूछने हैं। तो उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होकर के एक दूसरे के पास आना, ये तो प्री फर्टिलाइजेशन है, इट इज नॉट पोस्ट फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ओके, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, ये भी प्री फर्टिलाइजेशन है। सो हमारे पास 5वें का जो आंसर आएगा वो दूसरा आंसर आएगा, सेकंड ऑप्शन आएगा। आगे बढ़ जाइए। 5वें के बाद हमारे पास छठा क्वेश्चन आया। छठे क्वेश्चन में आपके सामने एक डायग्राम है, आप उस डायग्राम को ध्यान से देखें। इस डायग्राम को देखने पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एग अपरेटस है। कुछ लोग बोलेंगे सर हमने तो ऐसा डायग्राम नहीं देखा, आपने हमेशा कुछ और पढ़ाया है। तो मैं आपको डायग्राम आपके मन माफिक कर देना चाहता हूँ। लेट सपोज ये ओवरी है, ये आपका एम्ब्रियो सैक है ना, ओव्यूल बना लीजिए, पहले ओव्यूल बन गया, फिर एम्ब्रियो सैक बन गया। ये रहे एग अपरेटस, ये रही एंटीपोडल सेल, और ये रहे पोलर न्यूक्लियाई। तो अब बताइए ये दोनों सेल क्या कहलाएंगे? सिनर्जिट। तो ए वाली जो सेल्स हैं वो सिनर्जिट हैं, बी वाला जो है एग सेल है, सी वाली सेंट्रल सेल है, डी वाले पोलर न्यूक्लियाई हैं, और ई इज एंटीपोडल सेल्स। ई इज एंटीपोडल सेल। तो इस तरीके से ए इज सिनर्जिट, बी इज एग, सी इज सेंट्रल सेल, डी इज पोलर न्यूक्लियाई, ई इज एंटीपोडल सेल। और इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 का 4th ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो बेटा, क्वेश्चन आपके सामने जो भी आएंगे उन क्वेश्चंस में जो सबसे सिंपल दिखने वाले क्वेश्चन होते हैं, कई बार वो आपसे गलत हो जाते हैं। तो आप अपने एनसीईआरटी को दिमाग में कॉन्सेप्ट में रख करके ही क्वेश्चन की तरफ जाइए। आपने कितनी और नोट्स पढ़े हैं, किन किन कोचिंग्स के नोट पढ़े हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी को सही ढंग से पढ़ा है उनके क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सेल ऑफ द पॉलन ग्रेन डिवाइड टू फॉर्म 2 मेल गैमीट। पहले बात तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखो। बाहर की तरफ एक लेयर होती है, इसका नाम है एक्साइन, ठीक है। अंदर की तरफ एक लेयर है, इसका नाम है इंटाइन। यहाँ पर बेटा
एक बेटा आपको मालूम है जर्मपोर है। एग्जाइन तो बनी हुई है स्पोरोपोलेनिन की, आपको याद होगा स्पोरोपोलेनिन स्पोरोपोलेनिन नाम के स्ट्रक्चर की बनी हुई। एंटाइम बनी हुई है, आपको मालूम है सेलुलोज और पेक्टिन की। इसके बाद एक छोटी सेल है जिसका नाम है जनरेटिव सेल, और एक बड़ी सी सेल है जिसका नाम है वेजिटेटिव सेल। अब आपसे पूछा जा रहा है इस पॉलन ग्रेन में मेल गैमीट किससे बनेंगे? मेल गैमीट बनेंगे बेटा जनरेटिव सेल से। इस जनरेटिव सेल से जब ये डिवाइड करेगी तो दो मेल गैमीट, मेल न्यूक्लियस बनते हैं जिन्हें हम लोग मेल गैमीट का नाम देते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन है जो मेल गैमीट बनाएगा? तो आप मुझे बताइए कौन है जो मेल गैमीट बनाएगा? इट इज जनरेटिव सेल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, सातवें का ऑप्शन नंबर सेकंड आपके लिए सही आंसर होगा। आगे बढ़ जाइए, सातवें के बाद आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 8। एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। देखिए एक क्वेश्चन बड़ा अजीब है, आप ध्यान से समझिएगा। एंडोस्पर्म जो है हर सीड में, लगभग हर सीड में बनता है। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हर जगह होता है, एवरीवेयर, ओके। पर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के बाद इस एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लिया गया, कंज्यूम करता है एम्ब्रियो। तो अगर 100% कंज्यूम्ड कर लिया गया एंडोस्पर्म, तो अब आपके सीड में देयर इज नो एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म बचेगा नहीं, बना था लेकिन बचा नहीं। देखना, याद रखना, बना था लेकिन बचा नहीं। और अगर बेटा रिमेनिंग रह गया, 100% कंज्यूम नहीं हुआ, रिमेनिंग रह गया, तो याद रखा एंडोस्पर्मिक सीड। तो दो प्रकार के सीड हैं, एक है एंडोस्पर्मिक और एक है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो पूछना चाह रहे हैं कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहाँ होंगे? अगर कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया गया है, कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया गया, इसका मतलब देयर इज नो एंडोस्पर्म। और अगर एंडोस्पर्म नहीं होंगे तो याद रखना नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में से आपको एक खास बताता चलूं मैं कि जो फैमिली फैबेसी है, अगर आप लोगों ने फैबेसी फैमिली सुनी हो, दालों वाली फैमिली सुनी हो, ये नॉन एंडोस्पर्मिक है। एंड मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट दे आर एंडोस्पर्मिक। मेज एंडोस्पर्मिक, कैस्टर एंडोस्पर्मिक, ग्राउंड इज नॉन एंडोस्पर्मिक, ग्राउंडनट, मेज इज एंडोस्पर्मिक, पी इज नॉन एंडोस्पर्मिक। लेकिन हमें एक ऐसा लेना है जिसमें दोनों नॉन एंडोस्पर्मिक हो, प्री एंड ग्राउंडनट बोथ आर नॉन एंडोस्पर्मिक। सो क्वेश्चन नंबर 8 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे 8 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 आया, जो फिर से एक डायग्राम है, आपको समझना पड़ेगा। आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिनमें मैं लाइन कर रहा हूं, दे आर कॉटिलेडन्स। तो ये लेबल ऑफ कॉटिलेडन्स है, जहां से कॉटिलेडन निकला है, एक कॉटिलेडन दूसरा कॉटिलेडन, ओके। और कॉटिलेडन के ऊपर की एक्सिस जो होती है इसे बोलते हैं एपिकोटाइल, ओके। और नीचे वाली को बोलते हैं हाइपोकोटाइल, तो नीचे वाली हाइपोकोटाइल हो गई। और हाइपोकोटाइल का टर्मिनल पार्ट जो होता है वो होता है रेडिकल, और एपिकोटाइल का जो टर्मिनल पार्ट होता है ये होगा, दैट इज नोन एज प्लीम्यूल। सो आपसे वो पूछना चाह रहे हैं कि ए क्या है। यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर सी है, यहां पर डी है, अगर आपको नहीं दिख रहा, और यहां पर ई है। तो पूछना चाह रहे हैं वो ए बी सी डी ई क्या है। तो आपको ए बी सी डी ई निकालना। सबसे पहले ए क्या है? ए इज प्लीम्यूल, चलो ए तो भाई आपका प्लीम्यूल हो गया। बी क्या है सर? कॉटिलेडन हो गया। सी क्या है सर? ये हाइपोकोटाइल हो गई, क्योंकि कॉटिलेडन जहां से निकल रहा है उसके नीचे की सरफेस है। डी क्या है सर? रेडिकल है। और ई क्या है? रूट कैप है। ये वाली कैप जो है इसे बोलते हैं रूट कैप। सो आपके सामने फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, आप आइडेंटिफाई कर लें और एनसीईआरटी से भी इसको देख लें। 9वें क्वेश्चन के बाद आपके सामने 10वां क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लें। द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटल सैक रिमेन नॉर्मली एट। याद रखता है, वैसे तो हमारे टेस्टिस जो थे वो एब्डोमिनल स्ट्रक्चर थे, पहले आप ध्यान से समझ लें। टेस्टिस हो या ओवरी हो, ये एब्डोमेन में ही बनाए गए। लेकिन एब्डोमिनल स्ट्रक्चर बेटा एक सैक में आ गया, दैट सैक इज नोन एज स्क्रोटल सैक। तो एब्डोमेन से स्क्रोटल सैक में लाने का वजह यह है कि बेटा जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ये स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ठीक नहीं है, ये ज़्यादा टेम्परेचर है। तो हमें स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री कम करना पड़ेगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। तो ये 2 से 2.5 डिग्री कम करने के लिए हम लोग इन्हें स्क्रोटल सैक में ले आते हैं, ये याद रखने की जरूरत है। तो स्क्रोटल सैक में कोई भी टेस्टिस क्यों आया?
क्योंकि बेटा टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ा कम रहेगा और जो स्पर्म बनाने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर है 4th। इस तरीके से हम लोग 10वें क्वेश्चन के बाद 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन इट्स हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। मैं आप सब लोगों से बोलूँगा कि एनसीईआरटी में एम्ब्रियोनिक डेवलप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जा करके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद वाले टॉपिक में, यानी जब हम लोग पार्चुरेशन देखते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, जितना भी दिया गया है कि 1 महीने में क्या होगा, हृदय कब बनेगा, कब बेटा डिजिट्स बन जाएंगी, कब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन जाएंगे, कब बाल आ जाएंगे, कब बेटा लेनुगो हो जाएगा, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। उन्हीं में से एक पूछा गया फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस। फीटस का मूवमेंट सबसे पहले कब होता है, कब वो अपनी माँ के पेट में किक करना चालू कर देता है, कब माँ को पहली बार लगता है कि यार मूवमेंट हो रहा है फीटस के। वो अपीयरेंस ऑफ हेयर, उसके पास हेयर आ जाते हैं, इन हेड में आ जाते हैं। ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ये किस प्रेगनेंसी के किस महीने पर होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा दिस इज अ 5th मंथ, 2nd ट्राइमेस्टर, दूसरी ट्राइमेस्टर में, दूसरी तिमाही में 5वां जो महीना है, उस 5वें महीने में ये सब शुरू हो जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए और बताइए क्या बोला गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ वायबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म। वायबिलिटी का मतलब होता है कितनी देर तक मैमेलियन स्पर्म जिंदा रह सकता है, या फिर किस तरीके के स्पर्म। वायबिलिटी के अलावा आप लोगों को एक और चीज याद रखनी चाहिए कि आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्टिलिटी के लिए, ह्यूमन में फर्टिलिटी के लिए कुछ मानक तैयार किए गए, और ये मानक तैयार किए WHO ने, और बताया स्पर्म की काउंट कितनी होनी चाहिए, कितने % स्पर्म है जो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी के होने चाहिए, कितने % स्पर्म है जिनमें विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। ये रिटन है आपकी एनसीईआरटी में। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन विद रिस्पेक्ट टू वायबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म, एंड द क्वेश्चन नंबर 12 इज दिस। तो याद रखना, लिखा गया एट लीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप। अगर बेटा आपके सीमेन में 100 स्पर्म है तो 60 के पास नॉर्मल शेप होनी चाहिए मिनिमम, इससे ज्यादा हो चलेगा। ओके, ताकि फर्टिलिटी बनी रहे। सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड अपॉन द पीएच ऑफ मीडियम, बिल्कुल सही बात है। हर स्पर्म, हर गैमीट का अपना ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। एट लीस्ट 40% स्पर्म मस्ट शो विगरस मोटिलिटी। तो याद रखना, नॉर्मल शेप 60 से ज़्यादा होना चाहिए और विगरस मोटिलिटी कम से कम 40% स्पर्म के पास होनी चाहिए, या इससे ज़्यादा हो तो काम चल जाएगा। सो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा, 12th का ऑल ऑफ द अबव आएगा। आगे क्वेश्चन आ जाएगा 13, फेदरी स्टिग्मा। कभी आपने भुट्टा देखा है? बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपने भुट्टा देखा होगा तो भुट्टे में से सिल्क जैसे हेयर निकले रहते हैं। ये जो बेटा सिल्क जैसे हेयर निकले रहते हैं, दीज आर नोन एज स्टिग्मा एंड स्टाइल। ये आपके स्टिग्मा एंड स्टाइल है। और ये क्यों जरूरी हैं? ताकि एयर में उड़ता हुआ अगर कोई पॉलन ग्रेन इनके पास से गुजरे तो ये उसको ट्रैप कर ले। तो एयर पॉलिनेशन के लिए बेटा फेदरी स्टिग्मा की जरूरत है। और याद रखना, ये मेज में सांप दिखता है, मक्के में सांप दिखता है, इसके अलावा ज़्यादातर मोनोकॉट में दिखता है। ज़्यादातर मोनोकॉट में फेदरी स्टिग्मा पाया जाता है। तो अब आपको यहाँ से मोनोकॉट का एग्जाम्पल डील करना है। पीस डाइकॉट, ततूरा हो नहीं सकता, सीजलपिनिया है नहीं। 13वें का आंसर मेरे हिसाब से तो भाई वीट होना चाहिए, क्योंकि मोनोकॉट में एयर पॉलिनेशन होता है। पॉलन ग्रेन को एयर के द्वारा मूव करना पड़ता है, और एयर पॉलिनेशन के लिए हमारी स्टिग्मा और स्टाइल को फेदरी होना जरूरी है, ताकि वो एयर में ही उसे पकड़ ले। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द फिलीफॉर्म अपरेटस इज प्रेजेंट इन वंस मोर। एक अपरेटस का क्वेश्चन आया है, मैं आपके सामने बना देता हूं। लेट सपोज इट इज अ ओव्यूल। ओव्यूल है, ये रहा एम्ब्रियो सैक। ओके, अगर मैंने माना कि ये एग अपरेटस है, तो ये रही एंटीपोडल सेल्स, यहाँ पर हैं पोलर न्यूक्लियाई। इन सिनर्जिट्स में होती हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एंड दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर नोन एज फिलीफॉर्म अपरेटस।
इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस, याद रहेगा। तो ये फिलीफॉर्म अपैरेटस वहां पर मिलेंगे। तो कहां पर मिलेंगे? दे विल फाउंड इन सिनर्जिड्स। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सिनर्जिड्स। अगला क्वेश्चन है 15वें क्वेश्चन में मेगा स्पोरेंजियम अलोंग विथ इट्स प्रोटेक्टिव इंटेगुमेंट इज कॉल्ड एज। देखो ये क्वेश्चन कई सालों तक पूछा गया कि सर मेगा स्पोरेंजियम क्या है। तो पहले तो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। हमारे पास है मेगा स्पोरोफिल, कॉन्सेप्ट को समझिएगा ताकि रटना ना पड़े। उस मेगा स्पोरोफिल में पाई जाती है मेगा स्पोरेंजिया, और मेगा स्पोरेंजिया में पाए जाते हैं मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू, और उनमें पाई जाती है मेगा स्पोर मदर सेल, जिनमें होती है मियोसिस और बनते हैं मेगा स्पोर्स। तो आप लोग समझ लें कि ये 2n स्ट्रक्चर है, ये 2n स्ट्रक्चर है, ये 2n है, ये 2n है, लेकिन मियोसिस के बाद ये n स्ट्रक्चर। तो आप इन चारों स्ट्रक्चर को समझ लें। पहली बात तो जो आपकी कार्पेल है, पिस्टिल है, ये मेगा स्पोरोफिल है। दिस इज अ मेगा स्पोरोफिल। इस मेगा स्पोरोफिल में जो ओव्यूल है, दिस ओव्यूल, दिस इज मेगा स्पोरेंजिया, सॉरी ये मेगा स्पोरेंजिया होगा, ठीक है भाई। उसके बाद इसके जो न्यूसलस हैं, न्यूसलस जो हैं, दे आर नोन एज मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू, और उनमें मियोसिस होकर के स्पोर बना है और उसी का नाम एम्ब्रियो सैक है। ये जो एम्ब्रियो सैक है, इट इज अ मेगा स्पोर। तो अगर आपसे पूछा जाए मेगा स्पोरेंजियम अलोंग विथ इस प्रोटेक्टिव इंटेगुमेंट, तो बताइए मेगा स्पोरेंजिया क्या है? दिस स्ट्रक्चर, एंड दिस इज नोन एज ओव्यूल। तो मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन 15 का सेकंड ऑप्शन होगा जो आपको सही होना चाहिए। 15वें के बाद आपके सामने 16वां क्वेश्चन आता है, वास डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। बहुत सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा बेटा आपके सामने एक क्वेश्चन आया। इसको समझाने के लिए, इस क्वेश्चन को दिखाने के लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम ला रहा हूं। डायग्राम आगे के क्वेश्चन में फिर से देख लीजिए, वास डिफरेंशिया रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज। चलिए आइए मैं उस क्वेश्चन तक आपको लेके जा रहा हूं जो आगे इस डायग्राम के साथ मिलेगा, ताकि आपके सामने वो क्वेश्चन आ जाए और आप समझ पाओ कि वो क्वेश्चन क्या था और कैसे होना चाहिए। ओके, ये रहा वो क्वेश्चन, ये रही वासा डिफरेंशिया। इस क्वेश्चन को तो आप छोड़ दीजिए, आप केवल डायग्राम पे ध्यान दीजिए। ये रही वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया, सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल दोनों यूज जुड़े, और ये डक्ट जो निकली दैट इज नोन एज इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट बाद पेराइन यूरेथ्रा से बाहर सीमेन को निकालती है। सो अगर आप फिर से क्वेश्चन पूछोगे कि सर वासा डिफरेंशिया सेमाइनल वेस की डक्ट के साथ जुड़ करके किस तरीके की डक्ट बनाती है, दैट डक्ट इज नोन एज इजैकुलेटरी डक्ट। आपको इतना याद रखना पड़ेगा। सो हम लोग अपने क्वेश्चन में वापस पहुंचते हैं। आई थिंक द क्वेश्चन वाज 16। आइए, this was the question. The vas difference receive a duct from the seminal vesicle and open into the urethra as ejaculatory duct. This should be the answer. यही आंसर होना चाहिए हमारा, ejaculatory duct. ओके, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 17 स्ट्रक्चर देखने हैं। स्ट्रक्चर में पता लगाना है कि ए और बी क्या है, दिस ए एंड दिस बी। आपको मालूम है ये हेड रीजन है। हेड रीजन में ये वाला पोर्शन जो होता है बेटा, ये न्यूक्लियस का पोर्शन होता है। आपको याद रखना पड़ेगा, ए इज न्यूक्लियस, और ये बेटा मिडिल पीस है, और मिडिल पीस में यहाँ पर नेबेनकर्न यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेशल अरेंजमेंट होता है। सो बी इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो ए और बी को डायग्राम में पहचानना था।
तो A इज न्यूक्लियस, B इज माइटोकॉन्ड्रिया। 17 का क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाओ। 18वां क्वेश्चन आया, हेपेटाइटिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू। हेपेटाइटिस बी एक पेरेंटरनल ट्रांसफर होता है, यानी खाने के अलावा ट्रांसफर हो सकता है। आपके किसी भी बॉडी फ्लूइड के द्वारा ये ट्रांसफर हो सकता है। बॉडी फ्लूइड में क्या आ सकता है? ब्लड आ सकता है, सेक्सुअल फिजिकल कांटेक्ट आ सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो सकता है ये। तो याद रखना इसका आंसर ऑल ऑफ दीज आएगा, ये आप लोग भूलें नहीं। तो हेपेटाइटिस भी हर तरीके से, जो यहाँ 3 चीज़ें दी गई उनमें हर तरीके से ट्रांसफर हो सकता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, इनमें से कौन सा मेथड है जो बर्थ कंट्रोल के लिए है? तो याद रखना इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं, ये बर्थ कंट्रोल के लिए होती है। ओके, इनमें से गिफ्ट, IVF, ये ART हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं। ये याद रखना इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए होती हैं। इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए बेटा हमारे पास तरीके हैं। अच्छा, STF आपकी बुक में दिया नहीं गया है, तो मैं इसको आपके से हटा करके आगे बढ़ जाता हूँ। तो इनमें बर्थ कंट्रोल पूछा जाए तो फर्स्ट विल बी द आंसर। आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन आएगा, 20th क्वेश्चन है, इन विच वन पेयर बोथ प्लांट कैन बी वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड बाय द लीफ पीसेस। आपने सुना होगा ब्रायोफिल्लम की जो पत्तियां होती हैं, ब्रायोफिल्लम की पत्तियों में कुछ एडवेंटिशियस बड्स पाई जाती हैं। आपको पढ़ाया गया होगा, देयर आर सम एडवेंटिशियस बड्स। और ये जो एडवेंटिशियस बड्स हैं, इन्हें लीफ बड भी कहते हैं। अगर इन्हें काट के लगा दिया जाए या फिर ये लीफ पेटा ग्राउंड को टच कर जाए तो यहाँ पर नया पौधा ग्रो कर जाता है, न्यू प्लांट विल बी जर्मिनेटेड। तो बोलते हैं ब्रायोफिल्लम के पास एक क्षमता है कि वो अपनी पत्ती से नए पौधे को पैदा कर सकता है। इसी तरीके से एक और पौधा है, दैट इज नोन एज कैलेंको या कैलेंचो। ये आपके सामने है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है ब्रायोफिल्लम एंड कैलेंको। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21 आया। 21 में आपको डायग्राम से पहचानना है कि आप क्या देख रहे हैं। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नीचे की तरफ वेजाइना है, और ये वाला पूरा पोर्शन यूट्रस का है, और ये वाला पूरा पोर्शन फेलोपियन ट्यूब का है। और फेलोपियन ट्यूब के डिफरेंट पार्ट होते हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। जैसे सी इज इनफंडिबुलम, ये वाला पोर्शन जो होता है ये इनफंडिबुलम होता है। बी वाला जो पोर्शन होता है बेटा ये एम्पुला होता है, याद रखना। और ए वाला जो पोर्शन होता है ये इस्थमस होता है। तो ए इज इस्थमस, बी इज एम्पुला, सी इज इनफंडिबुलम। और ये पूरा डी जो पोर्शन है ये पूरी फेलोपियन ट्यूब का पोर्शन है। तो वो ABCD आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस हिसाब से A इज इस्थमस, B इज एम्पुला, C इज इनफंडिबुलम, और D टोटल पोर्शन है फेलोपियन ट्यूब का। आगे चलो, E पूछा गया है, क्या है? E इज ओवरी, ओवरी, एंड F इट इज नोन एज यूट्राइन फंडस। तो याद रखना इनका पहला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है, जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताता है। तो ये डायग्राम में देख करके आपको आना चाहिए और आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने पर आपको मिलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटेड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी किससे इंडिकेट की जा सकती है? अगर लड़की की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हैं, जो 18-28 दिन में रिपीट होती हैं, अगर वो स्टॉप हो जाए तो एक शक जाता है या एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि भाई हो सकता है प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी पहला साइन है जो मेंस्ट्रुएशन को रोक देता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो अगर चल रहा है तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। व्हेन रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, ऐसा कुछ नहीं है। व्हेन ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर, एंडोमेट्रियम रीजनरेट थ्रू प्रोलिफरेशन, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सब बेटा नॉर्मल साइकिल के स्टेप हैं, जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टेप हैं। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल लैक हो जाए, रुक जाए, तो आप प्रेगनेंसी सोच सकते हैं। हर बार मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना प्रेगनेंसी ही है, ऐसा नहीं है। ये स्ट्रेस में भी कम हो सकती है, कुछ मेडिसिन लेने से भी कम हो सकती है, या फिर कुछ कंजेनाइटल डिसीज होने की वजह से भी रुक सकती है। बट ज़्यादातर समय पे मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकने का मतलब प्रेगनेंसी होता है। आगे क्वेश्चन पूछेंगे विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। तो आपको याद होगा स्पर्म फॉर्मेशन का सही जो बेटा सीक्वेंस है वो मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जर्म सेल। अगर आपको याद हो, मैंने पढ़ाया था
कि पहले तो जर्म सेल है, उन्हीं जर्म सेल में कुछ सेल डिफ्रेंशिएट हो गई, स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटोगोनिया में सेल डिवीजन हुआ, या फिर बेटा आपको बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उनमें मियोसिस चालू हुई, बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद बना स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड में हुआ स्पर्मियोजेनेसिस जिससे बना स्पर्म। ये एक सीक्वेंस है, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेट्स एंड स्पर्म। अभी देख लीजिए, मेरे हिसाब से थर्ड ऑप्शन सही, स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, फिर स्पर्मेटिड्स, फिर स्पर्मेटोजोआ, दैट स्पर्म इज आल्सो नोन एज स्पर्मेटोजोआ। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो 23 का तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 23 के बाद आपके सामने 24 है, अगेन डायग्राम का एग्जाम्पल है। अब आप देख लो, इसमें आपके सामने कैस्टर का सीड है, ये बेटा कैस्टर का सीड है, और कैस्टर की खास बात है कि इसमें पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म दोनों पाए जाते हैं। कैस्टर के सीड में खास बात है, न्यूक्लियस भी रिमेन करता है जो पेरिस्पर्म बनाता है, और एंडोस्पर्म भी होता है। तो आइए इनमें से हम लोग को ए बी सी डी पहचानना है। तो पहली बात तो ए बाहरी कोट लग रहा, सबसे बाहर है, तो हम इसे बोलेंगे इट इज अ सीड कोट। ओके, इसके बाद आपके सामने बेटा बी है। बी जो पोर्शन है, एक बड़ी सी पट्टी सी लग रही है जो रिजर्व फूड मटेरियल को रख रही है। चलो इट इज एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म मान के चलते हैं हम लोग। ओके, नाउ अब सी वाला जो पोर्शन है वो ये वाले पोर्शन है जिनका नाम कॉटिलेडन के नाम से हम लोग जानते हैं, कॉटिलेडन्स। और अगर कॉटिलेडन के नीचे वाला पोर्शन है सो याद रखना इट इज नोन एज हाइपोकोटाइल। तो डी वाला पोर्शन इट इज नोन एज हाइपोकोटाइल, एम्ब्रियोनल एक्सिस का पोर्शन है। सो अब आप इस हिसाब से ए बी सी डी को मैच करा लीजिए। मेरे हिसाब से ए इज सीड कोट, बी इज एंडोस्पर्म, सी इज कॉटिलेडन, डी इज हाइपोकोटाइल। ये फोर्थ ऑप्शन ही सही बैठेगा आपके लिए, ये ऑप्शन सही है। 24 के बाद आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 25 क्वेश्चन आएगा और इस क्वेश्चन को आप लोग समझने की कोशिश करिए। इन सब के अपने फुल फॉर्म है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें हम लोग स्पर्म में के अंदर न्यूक्लियस में जा बेटा ओवा के अंदर स्पर्म को डायरेक्ट उसके न्यूक्लियस से फ्यूज कराने की कोशिश करते हैं। ये एक इनविट्रो फर्टिलाइजेशन का तरीका है, ठीक है। स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम, ये एक प्रकार का इनविट्रो फर्टिलाइजेशन का बहुत ही एडवांस तरीका है। तो मेरे को हिसाब से तो पहला तो मुझे सही लग रहा है भाई। तो रॉन्ग पूछना है। जिप्ट अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर, 8 ब्लास्टोमियर तक तो हम लोग जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट इंट्राफेलोपियन फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर है, ये तो सही है, ये भी सही है। जिप्ट एम्ब्रियो विथ मोर देन, नहीं, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इट इज IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, तो ये तो गलत हो गया, ये वाला पोर्शन गलत है। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, टेस्ट ट्यूब में बोलते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, गलत ये हुआ। तो योर करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विल बी द थर्ड ऑप्शन, जो आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने रॉन्गली पूछा है और रॉन्ग यही है। अगला क्वेश्चन 26 है, फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स फ्रूट। मैंने आपको पहले भी कभी बताया है, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था एक स्टिग्मा है, एक स्टाइल है और एक ओवरी है। ओके, अब इसके अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल एक दिन सीड बनेगा, स्टिग्मा स्टाइल खत्म हो जाएगी और ओवरी बिकम फ्रूट, ये फ्रूट है पक्का। अब ये वाला पोर्शन था थैलमस। थैलमस अगर फ्रूट में इन्वॉल्व नहीं है तो ये है ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट। अब जरा दूसरा डायग्राम देखिए, मान लीजिए थैलमस ही डिप्रेस्ड है, इट इज अ थैलमस, इट इज अ थैलमस, ओके। नाउ दिस इज अ स्टिग्मा, दिस इज अ स्टाइल एंड दिस इज ओवरी, और यहां पर बेटा सीड है। अब हुआ क्या कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी में से ओवरी तो डिप्रेस थैलमस के अंदर पहुंच गए और थैलमस अपने आप को मैच्योर कर गया, थैलमस ओवरकम कर गया सबके ऊपर और थैलमस चेंजेस इनटू फ्रूट। अब आपको क्या दिख रहा है? इट इज एप्पल। सो याद रखना एप्पल थैलमस से बना हुआ है और ये एक फॉल्स फ्रूट है जिसमें ओवरी
ट्रू फ्रूट में इन्वॉल्व नहीं है। तो याद रखना, अगर ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाती है तो वो ट्रू फ्रूट होता है, और अदर देन ओवरी कोई भी पोर्शन फ्रूट में तैयार हो जाता है तो वो फॉल्स फ्रूट होता है। तो पूछ रहे फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स फ्रूट इज ड्यू टू, ओके, परसिस्टेंट कैलिक्स इन एप्पल नहीं, थैलमस इन ब्रिंजल नहीं, परसिस्टेंट इन फ्लैसी थैलमस इन पियर, ये सही ऑप्शन हो सकता है। 26 का आंसर थर्ड हो सकता है। कुछ लोग एप्पल देखेंगे लेकिन एप्पल में कैलिक्स थोड़ी ना है, तो ये नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पियर भी उसी फैमिली का है जिस फैमिली का एप्पल है। तो आप मान के चलो एप्पल और पियर दोनों फॉल्स फ्रूट रखते हैं। कुछ लोगों ने एप्पल देखते ही इसका आंसर एप्पल लगा दिया होगा कि एप्पल फॉल्स फ्रूट होता है, लेकिन एप्पल में फॉल्स फ्रूट होता क्या है? थैलमस। यहाँ क्या दिया गया? कैलिक्स, जो कि सही आंसर नहीं है। सो करेक्ट आंसर विल बी द थर्ड ऑप्शन। 26 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। ओके इसके बाद आपके सामने 27 आता है, इसको मैच करा लो। 27 जब आप मैच कराएंगे तो आपसे पूछा जाएगा एंडोमेट्रियम क्या है। एंडोमेट्रियम में ऐसा क्या पोर्शन हो रहा है? तो आपको मालूम है एंडोमेट्रियम में बेटा साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट है। यहाँ पर जाइगोट का इम्प्लांटेशन होता है। मीनोपॉज क्या है? तो मीनोपॉज होता है बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना। रुक जाना मतलब सीजेशन, रुक जाना। फेलोपियन ट्यूब क्या है? तो बोला जाएगा फेलोपियन ट्यूब वो है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है बेटा मेल और फीमेल गैमेट का। और वेजाइना क्या है? एक तो बर्थ कैनाल है, दूसरा पॉपुलेशन चैम्बर है इन फीमेल। सो आपके सामने बेटा ये मैचिंग हो गई। A is 2, B is 3, C is 4 एंड D is 1। तो आपके सामने A is 2, B is 3, C is 4, D is 1। ये ऑप्शन 27 में पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन सही ऑप्शन है। आगे बढ़ जाओ। 27 के बाद 28 आता है। ये डायग्राम मैंने पहले से आपको दिखा के रखा हुआ है। अगर आपको कहीं पर भी समस्या है इस डायग्राम में तो एक बार फिर से देख लो। ये टेस्टिस के अंदर के स्ट्रक्चर हैं। हो सकता है इनमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद यहाँ रेटी टेस्टिस हो, वासा एफरेंसिया हो, एपिडिडाइमिस हो, वासा डिफरेंसिया हो, बेटा सेमाइनल वेसाइकल हो, इजैकुलेटरी डक्ट हो, इसके बाद यूरेथ्रा। ये पूरा पोर्शन है। अब आपसे पूछते हैं कि भैया इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ये पता लगाओ। याद रखना ये वाला पोर्शन यूरेटर है, यूरेटर है जो कि किडनी से आ रहा है। सो ए इज यूरेटर, बी इज सेमाइनल वेसाइकल, ओके, सी इज प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड डी ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। दीज आर नोन एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। तो अब आपके सामने ए बी सी डी नापना है, देखना है कौन है ए, कौन है बी है, कौन है सी। सो ए इज यूरेटर, बी इज सेमाइनल वेसाइकल, ओके, सी इज प्रोस्टेट, डी इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और इस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके 28 के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है दैट इज 29, 29वां क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए प्लांट इज अनअफेक्टेड इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ऐसे क्वेश्चन देख करके आप कई बार घबरा जाते हैं, सर इतना सारा लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन बनते हैं और क्लोन में जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है। तो वही तो बोल रहे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लांट इज अनअफेक्टेड, एकदम सही है। तो पहला तो ऑप्शन सही है, करेक्ट चूज करना है। फिर बोलते हैं राइजोम इन जिंजर सर्व एज ऑर्गन ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बिल्कुल हो सकता है। टोटीपोटेंसी ऑफ सेल इनेबल अस टू माइक्रो प्रोपेगेशन। अब कुछ लोग माइक्रो प्रोपेगेशन नहीं समझ पाते हैं। ये टिश्यू कल्चर में आप लोगों ने बनाए थे, एक सिंपल सी सेल को टेस्ट ट्यूब में डाल करके पहले कैलस बनाया था, फिर उससे नए प्लांट बना दिए थे। ये जो नए छोटे छोटे प्लांट थे इनको बोलते थे माइक्रो प्रोपेगेशन प्लांट। तो एक सेल से पूरा प्लांट बन जाना, ये उस सेल की टोटी पोटेंसी है। टोटी मतलब टोटल, पोटेंसी मतलब कैपेसिटी। एक कोशिका पूरी तरीके से कैपेसिटी रखती है कि वो पूरे प्लांट को पैदा कर ले, इट इज नोन एज टोटी पोटेंसी। तो भैया थर्ड ऑप्शन भी सही लग रहा मुझे तो ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू शुड बी द आंसर। तो 29 का सही आंसर जो होना चाहिए इट इज द फोर्थ वन, ऑल द 3 स्टेटमेंट आर ट्रू।
आगे बढ़ जाओ 29 के बाद आ जाता है 30 एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विच कंटेन क्लीस्टोगैमस फ्लावर। इसको समझिए, दो तरीके के फ्लावर हैं। कुछ ऐसे फ्लावर हैं जो ओपन होते हैं, ओपन फ्लावर होते हैं, ओके, ओपन फ्लावर है। और कुछ ऐसे फ्लावर हैं जो बेटा कभी नहीं है, देज आर नोन एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर है। और जो ओपन फ्लावर होते हैं इन्हें बोलते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर, चैस्मो भी कुछ लोग बोलते हैं, तो ये कैस्मोगैमस फ्लावर है। तो कुछ हैं ओपन फ्लावर, कुछ हैं क्लोज फ्लावर। तो क्लोज फ्लावर के एग्जांपल आपकी बुक में ये तीनों दिए गए, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना, वायोला। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव आर द क्लिस्टोगैमस फ्लावर। जो, और इनमें याद रखना, इनमें बाहर से पॉलन आ नहीं सकता और अंदर का पॉलन बाहर जा नहीं सकता, तो इनके पास सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो क्लिस्टोगैमी 100% सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जरूरी होती है। 100% सेल्फ पॉलिनेशन अगर आपको चाहिए तो आप बताइए कौन सी चीज़ है जो 100% सेल्फ पॉलिनेशन को इंश्योर करेगी? इट इज क्लिस्टोगैमी। ओके, अगला क्वेश्चन 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग द गिवन स्टेटमेंट? इन स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सी बात ऐसी है जो एकदम ट्रू लगती है आपको? आइए, द प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीफ। ये कहानी, ये लाइन सुनते ही आपको एनसीईआरटी की लाइन याद आनी चाहिए, टेरर ऑफ बंगाल की, कि इस पौधे को हम लोग विदेश से लाए थे, बड़े अच्छे फ्लावर होते हैं, पत्तियों का शेप बड़ा अच्छा होता है। इट कैन प्रोपेगेट वेजिटेटिवली एंड फिनोमिनल रेट एंड स्प्रेड ऑल ओवर वाटर बॉडी इन ए शॉर्ट पीरियड। देखिए आपका थॉट मजबूत होता जा रहा है कि पानी में भी रह रहा है ये। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ। इस पौधे से बेटा बच पाना बहुत मुश्किल है, जिस तालाब में लग गया उस तालाब को बर्बाद कर देता है। इट एसोसिएटेड विद द फ्लावरिंग प्लांट। याद रखना ये कौन सा पौधा है आपको पता लगाना है। इट इज़ वाटर हायसिंथ, हिंदी में बोलते हैं जलकुंभी, अंग्रेजी में वाटर हायसिंथ, या फिर हम लोग इसे आइकॉर्निया भी बोलते हैं, आइकॉर्निया, या फिर बेटा इसी को हम लोग बोलते थे टेरर ऑफ बंगाल। अगर आप याद करो तो बंगाल में इसने बहुत सारे मछलियों को, बंगाल में क्या हर जगह मछलियों को मारता है ये, लेकिन बेटा बंगाली लोगों का फूड बेटा मछली होती है, इसलिए वो लोग टेरर में आ गए थे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। मछलियां मरने लगी थी। नाउ एग अपरेटस है, तो सिंपल क्वेश्चन है, तीसरी बार आ रहा है। अगर कोई पूछे एग अपरेटस में क्या होता है, एक होती है एग सेल, दो होती हैं सिनर्जिट। तो ये रही एग सेल और ये दोनों हो गई सिनर्जिट्स। सो 2 सिनर्जिट 1 एग। अगर आपको कहीं दिख रहा है तो वो तीसरा ही ऑप्शन हो सकता है, 32वें का तीसरा ऑप्शन आई थिंक सही ऑप्शन है। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आता है द डायग्राम सर्वाइकल, सॉरी द डायाफ्राम सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स। अच्छा, इसको बहुत ध्यान से देखिए, इससे क्वेश्चन क्योंकि बहुत बनने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ। ये रहे आपके यूट्रस, 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 ओके। यूट्रस के बाद आती है सर्विक्स, ओके, सर्विक्स के बाद आती है वेजाइना। अब इस सर्विक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सर्विक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस सर्विक्स के चारों तरफ आप कैप लगा दो, या फिर डायाफ्राम लगा दो, या फिर वॉल्ट लगा दो। तो वो करेंगे क्या, क्या करेंगे? क्या स्पर्म को अंदर जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। पर याद रखना, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल मेटिंग ये हम लोग यूज करते हैं, इन्हें बाद में हटा देते हैं, फिर धुल करके लगा देते हैं, फिर हटा देते हैं। सो दीज कैन बी रीयूजेबल, इनको बार बार यूज किया जा सकता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर द रीयूजेबल कंट्रासेप्टिव। ओके, 33 के बाद 34 है। एक प्रोसेस दिया गया है ईस्ट में, जिसमें एक सेल से छोटी सेल निकलते निकलते 2 सेल में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके के प्रोसेस का नाम बडिंग होता है। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर बडिंग है। 34 में बडिंग करने के बाद अगला क्वेश्चन आता है प्रोजेस्टासाइट एंड एलएनजी। कई तरीके की डिवाइसेस होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं IUCD या फिर IUD, दोनों एक ही बात है। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस या फिर इंट्रा इंट्राइन डिवाइसेस। इनमें से कुछ होती है नॉन मेडिकेटेड, जिनमें कोई भी मेडिसिन नहीं यूज होती है, नॉन मेडिकेटेड, जैसे लिपीज लूप, लिपीज लूप।
कुछ होती हैं कॉपर रिलीजिंग और कुछ होती हैं बेटा हार्मोन रिलीजिंग। अब कॉपर रिलीजिंग में सारी कॉपर्टी आप ले लो, जितनी भी मल्टी लोड कॉपर्टी हैं वो सब यूज कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल है लिपीज लूप, ये नॉन मेडिकेटेड होती है। इसका एग्जांपल है कॉपर टी। और हार्मोन रिलीज में तो दो हार्मोन आपको याद रखने हैं, LNG, फुल फॉर्म याद रखना, इट इज नोन एज लीवोनॉर्जिस्ट्रिल। इसके अलावा प्रोजेस्टासर्ट, इसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टासर्ट। तो LNG और प्रोजेस्टासर्ट ये दोनों जो होती हैं बेटा ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी हैं। तो 35 का आंसर जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन आ जाएगा 36, लैक्टेशन एमेनोरिया। आ मतलब नो, मेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट इज स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, MC का स्टॉप हो जाना। और क्यों स्टॉप हो गया? क्योंकि मम्मा अपने बच्चे को दूध पिला रही है। तो बोलते हैं बर्थ के बाद, बेबी की बर्थ के बाद 6 मंथ तक, 6 महीने तक जो मदर होती है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि 6 महीने तक मदर अपने बेबी को लैक्टेशन कराती है, विग्रस लैक्टेशन। और इस विग्रस लैक्टेशन की वजह से प्रोलैक्टिन बेटा बॉडी में हाई रहता है और ये प्रोलैक्टिन एमेनोरिया कर देता है। तो याद रखना लैक्टेशन के दौरान मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 इज द अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ओके, ड्यूरिंग द लैक्टेशन। ओके, तो इसका कोई बोलेगा क्लोजिंग, कोई लॉस नहीं, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, एमेनोरिया बोलेंगे। 36 का फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन है। आगे बढ़ जाइए, 36 के बाद आता है 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ओवीपेरस एनिमल। आपको मालूम है ओवीपेरस एनिमल कौन से होते हैं? ओवीपेरस का मतलब होता है एग लेइंग, अंडे पैदा करने वाले एनिमल, एग लेइंग एनिमल। अब बताओ क्या क्या हो सकता है? फीमेल फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग दोनों तरीके का एग ले कर सकती। कुछ लोग बोलेंगे फर्टिलाइज तो ठीक है सर, अनफर्टिलाइज कौन करेगा? तो मैं बोलूंगा पार्थिनोजेनेसिस, याद है? पार्थिनोजेनेसिस में अनफर्टिलाइज्ड एग भी ले किए जा सकते हैं, बाद में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ जायगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटा जो अंडा है इसी के अंदर चूजा बनता है। तो ये बॉडी के अंदर रहेगा कि बॉडी के बाहर? अंडा तो बॉडी के बाहर आ जाता है, तो ये भी सही है। एग्जाम्पल ऑफ ओवीपेरस एनिमल आर ऑल बर्ड्स, ऑलमोस्ट ऑल बर्ड्स हैं, मोस्ट रेप्टाइल्स हैं, ज्यादातर रेप्टाइल्स हैं, एंड एग लेइंग मैमल। आपको याद होगा डकबिल प्लेटिपस प्रोटोथीरियन है ये, जिनमें एग लेइंग कैपेसिटी होती है। तो भैया ये भी सही है, ऑल ऑफ द अबव। मेरे हिसाब से चारों ऑप्शन सही हैं, 37 का चारों ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द 38, क्वेश्चन नंबर 38 को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए आपको क्या समझ में आ रहा। अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना occur in Strobilanthes kunthiana, it is also known as नीला कुरंजी। याद रखना ये जो नीला कुरंजी है स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना है, हर 12 साल में वंस एक बार फ्लावरिंग करता है, हर 12 साल में अपनी फ्लावरिंग करता है, पीरियोडिक फ्लावरिंग करते हैं। याद रखना ये दक्षिण भारत में है, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में की हिली एरियाओं में पाया जाता है। एक आपको और बात अजीब लगेगी कि बेटा साउथ इंडिया की जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं, नीलगिरी पहाड़ियां, इसी पौधे की फ्लावरिंग की वजह से जब पूरा का पूरा पहाड़ी नीले फ्लावर से ढक जाती है, तो हर 12 साल में ऐसा एक बार होता है, तो उन पहाड़ियों का नाम नीलगिरी पहाड़ियां रखा गया। अच्छा, बंबू स्पीसीज अपनी लाइफ में एक बार, वंस इन लाइफ, और भी लगभग 50 से 100 साल बाद, लगभग 50 साल के आसपास में ये फ्लावरिंग करता है। और नीला कुरंजी पहले से स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना का नाम था। तो अनयूजुअल फ्लावरिंग तो सभी में हो रही है। तो 38 का आंसर आएगा फोर्थ, और फोर्थ आंसर करने के बाद आप आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आया 39। आइए इस 39 क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। मोनोइसियस प्लांट ऑफ कारासो, अकरेंस ऑफ। अगर आप भूले नहीं है तो इस प्लांट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुनिया में ज्यादातर पौधों में
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऊपर होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नीचे होता है। इससे होगा क्या कि मेल के गैमीट फीमेल की बॉडी में पहुंच जाते हैं। मेल का नाम एंथ्रीडिया, फीमेल का नाम oogonia। लेकिन कारा इसका उल्टा है। कारा जो होता है उसमें फीमेल का पार्ट ऊपर और मेल का पार्ट नीचे, यानी आर्कीगोनिया जो होगा वो हमेशा अबव होगा एंथ्रीडिया से। ये क्वेश्चन जिस साल बेटा नीट ने बनाया था, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, उस साल बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ था, लोग समझ ही नहीं पाए थे कि क्वेश्चन कहाँ से आया। याद रखना एनसीईआरटी 2 में इस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में डायग्राम से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें ऊपर है आर्कीगोनिया और नीचे है एंथ्रीडिया। सो अपर oogonia एंड लोअर इज एंथ्रीडियम। सो आंसर इज थर्ड। सॉरी, आर्कीगोनिया की बजाय यहाँ पर शब्द यूज होगा oogonia। आई एम वेरी मच सॉरी, क्योंकि आर्कीगोनिया शब्द चालू हुआ है बेटा ब्रायोफाइटा से। तो याद रखना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऊपर है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नीचे। अगर कभी भूल जाओ तो ऑप्शन नंबर थर्ड 39 का ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ द 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एन इलेबोरेट, नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस और फास्ट प्रोसेस है ना। ये तो बिल्कुल गलत है। कॉकरोच इज बाइसेक्सुअल, गलत है, ये तो यूनिसेक्सुअल है। डेट पाम एंड पपाया डाइसियस, डाइसियस मतलब यूनिसेक्सुअल प्लांट, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इनमें मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग होता है। तो 40 का आंसर नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाओ, 40 के बाद आता है 41 और 41 में देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द इनकरेक्ट वन। इनमें से जो इनकरेक्ट है उसे पता लगाओ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट। सही है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो ये तो एकदम सही है। गैमीट आर ऑलवेज हैप्लॉइड, सेल ये भी सही है। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज कॉल्ड एज पिस्टिलेट, ना, मेल फ्लावर इज नोन एज स्टैमिनेट और पिस्टिलेट जो होते हैं वो फीमेल फ्लावर होते हैं। सो इनकरेक्ट वन में 41 का मेरे हिसाब से थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। यही ऑप्शन सही लगेगा, आप लगा दीजिएगा। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज वाइटल लिंक बिटवीन दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म टू वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। सिंपल क्वेश्चन है। हमारी एक पेरेंटल जनरेशन है, जिस पेरेंटल जनरेशन में हमारे तरफ पापा हैं और मम्मा हैं। इस दुनिया में पापा मम्मा थे, हम नहीं थे। पापा मम्मा की तरफ से आए भाई गैमीट्स, ये रहे गैमीट्स, अभी भी हम नहीं हैं इस दुनिया में। और गैमीट बनने के बाद बना जाइगोट, 2 ईयर जाइगोट। जाइगोट ये पहली चीज है जो दुनिया में हमें बनाने आए बच्चों को, और जाइगोट से बेटा बना ऑर्गेनिज्म। और ये जो ऑर्गेनिज्म है इसे बोला गया F1 फिलियल जनरेशन, यानी संतति, बच्चे। तो याद रखना माँ बाप जनरेशन और बच्चों की जनरेशन में एक वाइटल लिंक जो पड़ा हुआ है वो कौन है? वो जाइगोट नाम का लिंक है जो माँ बाप और बच्चों के बीच में पड़ा हुआ है, इट इज जाइगोट। और जो जिसकी वजह से स्पीसीज कंटिन्यू रहती है, माँ से बच्चे, बच्चों से उनके बच्चे, उनके बच्चों से उनके बच्चे, और इस तरीके से कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज चलती रहती है। तो 42 का सेकंड ऑप्शन हमारे हिसाब से सही है। आगे बढ़ जाइए, 42 के बाद आती है 43। ये नई एनसीईआरटीज में दिया गया है कि अमीबा इंसिस्टेशन करता है, इंसिस्टेशन सिस्ट बनाता है, इसके अंदर स्पोरोगोनी करता है और अमीबा के छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं। इन छोटे छोटे बच्चों को बोलते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर। और जब ये अमीबा की सिस्ट रप्चर करती है तो स्यूडोपोडियोस्पोर बाहर आ जाते हैं। तो बोलते हैं भाई स्यूडोपोडियोस्पोर कहाँ है? तो अमीबा रिलीज स्यूडोपोडियोस्पोर during the phenomena of sporulation. So you have to get for answer number 3 of the question number 43 और इसका आंसर थर्ड।
जिसमें हमें स्पोरुलेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए। अमीबा होता है, अपने चारों तरफ सिस्ट बनाता है, इसके बाद मल्टीपल फिजन करता है, मल्टीपल फिजन करने के बाद छोटे छोटे स्ट्रक्चर अमीबा के बनते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडियोफोर, वो बाद में रिलीज कर दिए जाते हैं। ओके ना, ये क्वेश्चन है, ये तो मैं चाहूंगा कि ये टेबल आप जरूर लर्न करें, टेबल को जरूर लर्न कर दीजिएगा। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में गैमीट ट्रांसफर के पहले ये टेबल दी गई है, जिसमें गैमीट बनाने वाली मदर सेल, दीज आर नोन एज मियोसाइट, गैमीट मदर सेल, जो हमेशा डिप्लॉइड होते हैं, और गैमीट जो कि हैप्लॉइड होता है, इनके बीच में रिलेशन दिया गया है और हर जगह पर इनके क्रोमोसोम के नंबर दिए गए। तो याद रखना, इनमें ह्यूमन बीइंग का तो सबको मालूम है, आता है, बटरफ्लाई का ये भी सही दिया गया है, पोटैटो का भी सही दिया गया है। इसमें जो आंसर डॉग वाला है ये गलत दिया गया है। आप चाहें तो टेबल को एक बार लर्न जरूर कर लीजिएगा, देख जरूर लीजिएगा, एनसीईआरटी से डायरेक्ट टेबल से क्वेश्चन है। तो 44 में आंसर विल बी द फर्स्ट, डॉग वाला आंसर गड़बड़ हो जाएगा, ये आंसर सही नहीं होगा। मैं आप लोगों से एक बात बोलता हूँ, आप अपने रिवीजन में एक चीज़ जरूर ऐड कर लें कि एनसीईआरटी में जितनी भी टेबल दी गई हैं, इन टेबल को एक दिन बैठ करके सारा रिवाइज कर डालिए, सारे डायग्राम रिवाइज कर डालिए, सारे टेबल रिवाइज कर डालिए। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपके उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन इन टेबल और इन बेटा डाटा से जरूर आएगा। तो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है, बाकी आप देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। आप सुनो, पॉलिनेशन में हो क्या रहा है कि बेटा आपके पास एक एंथर है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बने हैं और एक स्टिग्मा है। तो पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा की तरफ गया, ये रहा एंथर और ये रही स्टिग्मा। तो एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का पहुंचना, इट इज नोन एज पॉलिनेशन। ओके ओके। अभी पॉलिनेशन 3 प्रकार का, देखो कैसे, एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाए, या फिर एक प्लांट के 2 डिफरेंट फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाए। ओके, या फिर 2 डिफरेंट प्लांट में पॉलिनेशन हो जाए। ओके, तो जब अपने ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाए, अपने ही फ्लावर में, इट इज ऑटोगैमी। अपने प्लांट में डिफरेंट फ्लावर में हो जाए, इट इज गीटनोगैमी। और डिफरेंट प्लांट में हो जाए, इट इज जीनोगैमी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। ये डिफरेंट प्लांट नहीं है, ये डिफरेंट प्लांट है, डिफरेंट प्लांट है, तो क्या कहलाएगा, इट इज जीनोगैमी। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 45 का तीसरा ऑप्शन जो होगा वो एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आएगा, पॉलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 से 50 माइक्रोन इसका आंसर है। सो प्लीज इसे लर्न कर लीजिएगा, 25 से 50 माइक्रोन वाला आंसर है। डायमीटर में होते हैं, जो यूजुअली स्फेरिकल होते हैं, या फिर डिफरेंट शेप में भी हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली स्फेरिकल होते हैं, और जिनका डायमीटर लगभग 25 से 50 माइक्रोग्राम होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन मेंबर ऑफ किंगडम। किस किंगडम के मेंबर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है? आपको याद है, सारे किंगडम, चाहे मोनेरा हो, चाहे प्लांटी हो, चाहे एनिमेलिया हो, इन सब में बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ओके, अच्छा, स्पार्क मैंने कंटिन्यू कर रखी है, वीडियो अपलोडेड हो रहा है। क्यों अपलोड हो गया कल का वीडियो? स्पार्क वाला जो कल मैंने वीडियो बनाया था, अपलोड हो गया, बच्चों को मिल रहा है, और ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है बेटा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब जगह पर हो सकता है। 47 के बाद 48 आता है, द ग्रोथ फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी इज रिफर्ड टू एज। याद रखना, बर्थ से डेथ के बीच में 3 फेजेस आती हैं, ये डेथ है, ये बर्थ है। तो बर्थ और डेथ के बीच में 3 फेजेस आती हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन को जुवेनाइल बोलते हैं एनिमल के केस में, और प्लांट के केस में वेजिटेटिव बोलते हैं। दूसरी फेज है रिप्रोडक्टिव,
और तीसरी है सेनेसेंस, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। तो बोलते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी वाली फेज का नाम है रिप्रोडक्टिव, और बोल रहे बिफोर सेक्सुअल मैच्योरिटी जुवेनाइल या वेजिटेटिव हो सकती है। तो जुवेनाइल और वेजिटेटिव बोथ 1 and 2, थर्ड ऑप्शन विल द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए, 48वें के बाद 50वां आया कोलियोराइजा। राइजा का मतलब होता है रूट, और रूट का मतलब रेडिकल, और रेडिकल के ऊपर की कवरिंग का मतलब कोलियोराइजा। और याद रखना, इट इज लोअर एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस इन द मोनोकॉट, और कोलियोराइजा हमेशा मोनोकॉट में पाए जाते हैं। तो 49 का जो क्वेश्चन होगा वो तो बेटा मेरे हिसाब से उसका आंसर फर्स्ट होगा कि कोलियोराइजा लोअर यानी हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल में रेडिकल, रेडिकल में कोलियोराइजा। कभी भूल जाए तो याद रखना। कोलियोराइजा से ही मिलता जुलता दूसरा टर्म है कॉलियोप्टाइल, और कॉलियोप्टाइल, टाइल इट्स नोन एज लीफ, यानी कि प्लूम्यूल के ऊपर की कवरिंग है, ये जो लीफ की कवरिंग है दैट इज नोन एज कॉलियोप्टाइल। ओके, आगे बढ़ जाइए। चलो भाई मैच करा दो, बहुत सिंपल है। सिन मतलब होता है जुड़ी हुई, कार्पस मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो फ्यूज्ड पिस्टिल ये रही, फ्री पिस्टिल एपोकार्पस रही, ओवेरियन कैविटी लॉक्यूल हो गया, मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल हो गया। आंसर 50 का आप लोग खुद मैच करा लें। ए इज 4, बी इज 3, सी इज 1, डी इज 2, फोर्थ ऑप्शन विल द करेक्ट ऑप्शन। 50वें के बाद आपके सामने 51 क्वेश्चन आया, व्हाट इज ट्रू अबाउट स्पोरोपोलिनिन। आपको याद होगा हमारे पास पॉलन ग्रेन में चारों तरफ बाहर की तरफ एक्साइन थी, और जो एक्साइन थी ये बनी थी स्पोरोपोलिनिन की। इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। पूरा पॉलन ग्रेन मर जाएगा लेकिन ये स्पोरोपोलिनिन खत्म नहीं होगी, और इसी वजह से पॉलन के फॉसिल्स बनते हैं, पॉलन के जीवाश्म बन सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्पोरोपोलिनिन। इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, ये भी है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन इज सो फार नोन। तीनों ऑप्शन मेरे हिसाब से सही हैं, सो ए बी सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज 251 का तो भैया ए बी सी सारे ऑप्शन सही है। 51 के बाद आपके सामने आता है 52, इसको भी ध्यान से देख लो भाई। आउटर एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, अभी अभी पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ाया था, बिल्कुल सही है। इनर इज मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज, देखो ये रही पेक्टिन एंड सेलुलोज की लेयर, इंटाइन, और ये रही एक्साइन, पहले भी बनाया। इसमें पोर है, जर्म पोर। जनरेटिव सेल नहीं, जनरेटिव सेल छोटी है और वेजिटेटिव सेल बड़ी है, तो जनरेटिव सेल इज बिगर देन, तो गड़बड़ है। वेजिटेटिव सेल इज स्मॉल, ये भी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, तो थर्ड और फोर्थ सही नहीं है, तो ऑप्शन विल बी थर्ड एंड फोर्थ, ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो 52 का आपके हिसाब से बेटा थर्ड, जो थर्ड बेटा इस ऑप्शन है आपका वो गलत है, क्योंकि ये दोनों थर्ड और फोर्थ को मना के रख चलना के सही है, गलत है। आगे बढ़ जाइए। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ द फ्लावर का मतलब क्या है? ओके, अगर फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया, ठीक है। ओके, नाउ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक प्लांट में मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल प्लांट नहीं है। मैं फिर से बोल दूं, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है लेकिन यूनिसेक्सुअल प्लांट नहीं है। अब देखो, एक प्लांट में सारे के सारे मेल और एक प्लांट में सारे के सारे फीमेल, ये भी यूनिसेक्सुअलिटी। ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर के साथ साथ यूनिसेक्सुअल प्लांट भी है। तो बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट कर सकती है? अगर फ्लावर प्रिवेंट यूनिसेक्सुअल हो गया तो ये नहीं हो पाएगा, ये क्या है? ऑटोगैमी। पर ये हो सकता है और ये हो सकता है, यानी गीटनोगैमी और जीनोगैमी हो सकती है। तो
यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट द गीटनोगैमी। ये गीटनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि भैया यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गए, फिर एक ही प्लांट पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है, तो बेटा गीटनोगैमी के चांसेस तो हैं ही। इट इज ऑटोगैमी, इट इज गीटनोगैमी, इट इज जीनोगैमी। तो गीटनोगैमी को आप प्रिवेंट नहीं कर पाओगे। ओके, तो 53 का सेकंड ऑप्शन हो गया, गीटनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर सकते, ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर सकते। आगे बढ़ जाओ। 54 आया, सेलेक्ट द प्लांट पॉलिनेटेड बाय वाटर। पानी से पॉलिनेट होने वाले एग्जाम्पल। वाटर हाइसिंथ नहीं है क्योंकि पानी की सरफेस के ऊपर निकल के रहता है। जो स्टेरा है, वेलिसनेरिया है, एमार्फोफेलस नहीं है। तो बी और डी ऑप्शन लगाओ। सो 54 का थर्ड ऑप्शन आएगा। 54 इज द थर्ड ऑप्शन, बी एंड डी। 54 के बाद आता है 55। इनमें कुछ हार्मोन्स हैं और उनसे रिलेटेड है। इनकरेक्ट वाला छांटना है, जो इनकरेक्ट है उसे साथ छांटना है। तो एफएसएच कहाँ पर एक्ट करता है? ओवरी पे एक्ट करता है। निकलता कहाँ से है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। सही है। तो एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी से। एलएच कहाँ से निकलता है? ये भी पिट्यूटरी से निकलता है, कॉर्पस ल्यूटियम पे काम करता है, भी सही है। रिलैक्सिन कहाँ से निकलता है? ओवरी से। स्मूथ मसल इंडोमेट्रियम में, यूट्रस में। रिलैक्सिन का थोड़ा डाउट है क्योंकि रिलैक्सिन बेटा प्लेसेंटा से भी निकलता है, वैसे तो ओवरी से भी निकलता है, लेकिन ये स्मूथ मसल में कभी काम नहीं करता। ये तो जा करके बेटा जॉइंट में काम करता है, प्यूबिक सिम्पाइसिस वाले को, और उसे रिलैक्स करता है ताकि बेटा बर्थ हो सके। ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस हाइपोथैलेमस से निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन जो होते हैं उनका डायरेक्ट सोर्स हाइपोथैलेमस होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन गलत होगा। तो 55 का जो होगा वो हम लोग थर्ड ऑप्शन गलत रखेंगे। हमें गलत वाला ही पूछा गया था, तो दिस इज द आंसर। ओके, अगला बढ़ जाइए। 55 के बाद आया 56। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा वाले हार्मोन निकलते हैं। अब प्लेसेंटा में HPL है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HCG है, कोरियोनिक विलाई से निकलता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, और रिलैक्सिन। ये तीनों हार्मोन बेटा प्लेसेंटा से निकलते हैं। तो 56 इज द फर्स्ट ऑप्शन, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, फिर से इन्हें मैच करा लो। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होगा, लीडिंग सेल क्या करेंगी, स्पर्मियोजेनेसिस कौन होगा, सेक्रेटरी फेज में क्या होगा। ओके, तो भाई चलो मिला भाई। प्रोलिफरेटिव फेज फर्स्ट इज बी। प्रोलिफरेटिव फेज में एस्ट्रोजन बढ़ता है। लीडिंग सेल बेटा आपको टेस्टोस्टेरोन निकालने के काम आएंगे। आई थिंक सेकंड इज फर्स्ट। ओके, थर्ड इज डी। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड से होती है और सेक्रेटरी फेज में प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है। सो इस तरीके से आपका पहला ऑप्शन सही है जो आपको सही लगाना चाहिए। बाकी आगे बढ़ जाइए। Which of the following is the first meiotic division completed in the ovarian follicle? पहला meiotic division जब बेटा कंप्लीट हो जाता है तो क्या बनता है वो पूछना चाह रहे हैं। जब पहला meiotic division कंप्लीट हो जाता है तो सेकेंडरी oocyte बनता है। याद रखना ये फॉलिकल की बात नहीं है, सेकेंडरी oocyte बन जाता है। और सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ जो फॉलिकल होता है इट इज नोन एज टर्सरी फॉलिकल, और यही टर्सरी फॉलिकल आगे चल के ग्रेफियन फॉलिकल में कंप्लीट होता है। तो फॉलिकल का डेवलपमेंट अलग है और oocyte का डेवलपमेंट अलग है। मैं आपको पहले फॉलिकल बताता हूं। पहले होते हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकल, ये ओवरी में फॉलिकल है। प्रीमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल। अब याद रखना इन सारे फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte पड़ा हुआ है और जिसमें मियोसिस नाम का जो सेल डिवीजन है वो अरेस्टेड है, वो रुका हुआ है। और जब वो कंप्लीट होता है तो वो टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन सब में सेकेंडरी oocyte है, लेकिन यहाँ पर आते आते सेकेंडरी oocyte की अरेस्टेड स्टेज है। अरेस्टेड मतलब यहाँ पर मियोसिस रुकी हुई है, और मियोसिस जैसे कंप्लीट होगी टर्सरी फॉलिकल बन जाएगा।
और टर्सरी फॉलिकल आगे चल के ग्रेफियन फॉलिकल बनाएगा। तो वो बोले किस स्टेज में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, तो कब, जब वो सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल जा रहा होता है तो फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हो जाता है। तो 58 का जो आंसर है इट इज टर्सरी फॉलिकल विल बी द आंसर। आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ने के बाद अगला क्वेश्चन आएगा 60, साइंटिफिक नेम ऑफ नीलाकुरंजी, ये दोबारा पूछा गया है, स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, दिस विल बी द आंसर। 59 के बाद 60 आए, इफ स्टेम हैज 2n नंबर, 2n is 10, so n is 5। तो अब देखो किसमें पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंडोस्पर्म, तो ये 3n होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एक्सेल ये n होता है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पोलर न्यूक्लियाई ये n+n होता है, या इसे आप 2n लिख सकते हो। तो 5 × 3 = 15, ये हो गया 5 और ये हो गया 10, 15 5 10 लगना चाहिए, 15 5 10, थर्ड ऑप्शन है। आगे बढ़ जाओ। इसका चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मोस्ट एक्यूरेट एंड डिटेल रूट फॉर द पैसेज ऑफ मिल्क फ्रॉम द एल्वुलाई। देखो ये भी डायग्राम का है, याद रखना आपको फीमेल ब्रेस्ट, ह्यूमन ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर देखना है और उसमें डक्ट का सीक्वेंस लर्न करना है। अभी आपको मैं ये डक्ट का सीक्वेंस यहाँ पर बता देता हूँ। डक्ट का सीक्वेंस है, सबसे पहले एल्वुलाई, एल्वुलाई से मेमरी ट्यूब्यूल, फिर इसके बाद मेमरी डक्ट, फिर लैक्टेसिफेरस डक्ट और फिर निप्पल, एरियोला के चारों तरफ अराउंड। फोर्थ ऑप्शन है, और अच्छी तरीके से इसका डायग्राम देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 61 के बाद आता है 62, हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए हार्मोन प्लेसेंटा से जो निकलते हैं। अभी इसी तरीके का एक क्वेश्चन अभी आपके सामने आया था, चलो अभी देख लो। HCG भी निकलता है, HPL भी निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन भी निकलता है और एस्ट्रोजन भी निकलता है। वैसे ये मेन हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। अगर इसमें रिलैक्सिन हो जाता तो वो बेटा पार्चुरेशन के लिए हेल्प करता, तो रिलैक्सिन इसलिए इन्होंने यहाँ पर नहीं रखा। रिलैक्सिन नहीं होगा क्योंकि रिलैक्सिन बेटा पार्चुरेशन, बर्थ करता है, और यहाँ बर्थ नहीं कराना है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है, इसलिए HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन विल बी द आंसर। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। व्हाई नॉट रिलैक्सिन, क्योंकि रिलैक्सिन आपको बर्थ करा देगा, याद रहेगा। तो भाई इस तरीके से 62 का थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपर रिलीजिंग IUD, मैंने इनके अभी अभी सीक्वेंस बताए थे। ये हार्मोन रिलीजिंग है लीवोनॉर्जेस्ट्रिल, ये कॉपर रिलीजिंग है मल्टीलोड, लिपिजलोल नॉन मेडिकेटेड है, तो इसका आंसर होगा मल्टीलोड 375 जो कॉपर रिलीजिंग है। ओके, तो 63 इज सेकेंड। आगे बढ़ जाओ, 64 आएगा। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो हेल्थ की डिफिनीशन क्या होती है? इट इज फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड बिहेवियरल वेलबींग। हर तरीके की वेलबींग चाहिए आपको, हर तरीके से आप ठीक होने चाहिए। आपका शरीर अच्छा है, आपने अपने पड़ोसी से खूब लड़ाई कर रखी है, आप हेल्दी नहीं माने जाएंगे। आपको आपकी पूरी बॉडी अच्छी है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपको गुस्सा बहुत आता है, आप इमोशनली अनफिट हैं, तब भी आपको हेल्दी नहीं माना जाएगा। तो आपको फिजिकल भी लेना पड़ेगा, इमोशनल भी लेना पड़ेगा, बिहेवियरल लेना पड़ेगा, सोशल भी लेना पड़ेगा, ऑल एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ। 64 के बाद 65, क्लोन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट हैं। जब भी बेटा ये पैदा होते हैं, ये अपने पेरेंट जैसे ही दिखते हैं, तो ये अपने भाइयों बहनों से भी सिमिलर होते हैं, अपने पेरेंट्स से भी सिमिलर होते हैं। तो दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल, आइडेंटिकल इंडिविजुअल, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट हैं। तो 65 का आंसर होगा थर्ड। 65 के बाद आता है 66, पार्थिनोजेनेसिस कॉमन इन, सब में कॉमन है, हनी बी में भी होती है, रोटीफर में भी होती है, टर्की बर्ड में भी होती है। अभी पार्थिनोजेनेसिस मैंने पढ़ाई थी, तो इसका आंसर होगा ऑल, याद रहेगा, इसका आंसर विल बी ऑल। आगे बढ़ जाइए। टोटल नंबर ऑफ इंड्यूस एबॉर्शन, ये तो डायरेक्ट लर्न करना है। इंड्यूस एबॉर्शन का मतलब होता है ऐसे एबॉर्शन जो MTP के दायरे में आते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के दायरे में आते हैं। ये एबॉर्शन करवाए जाते हैं, ज़बरदस्ती प्लान किए जाते हैं। ये टोटल प्रेगनेंसी का कितना है? इट इज़ अराउंड 20%। इस दुनिया में जो एबॉर्शन हो रहा है, तो 100 में से जितनी प्रेगनेंसी हो रही है, उनमें से 20 प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर दिया जा रहा है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। आगे चलो,
ए फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, इट इज नोन एज एमनियोसेंटेसिस। इसमें हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड को डिटेक्ट करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को डिटेक्ट करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को। और एमनियोटिक फ्लूइड में हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं कहीं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। इसका एक घाटा ये है कि हम लोग क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी पता करते करते हम सेक्स डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं। हालांकि एमनियोसेंटेसिस का मेन उद्देश्य सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं है, ये पता लगाना है कि कहीं बच्चे को कोई क्रोमोसोमल डिसीज़ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को कोई डिसीज़ हो गई हो, बस। आइए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है कॉपर आयन ऑफ आईयूडी। ये जो कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस होती हैं, कॉपर टी होती हैं, ये किस काम आती हैं, ये कैसे प्रेगनेंसी को रोकती हैं? तो ये क्या करते हैं, ये मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को कम कर देती हैं। इसके अलावा याद रखना 69 का फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट 69 का फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट लग रहा, बाकी वो यूट्रस को अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन भी कर सकती हैं, याद रखना। लेकिन मेन विल बी द सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। आगे बढ़ जाइए। चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल इज वेरी हाई ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल से 10 से 17वें दिन के बीच में। जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है उसके बाद से 10वें से 17वें दिन के बीच में अगर मेटिंग की जाए तो प्रेगनेंसी सेटल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो पूछ रहे प्रेगनेंसी करनी है तो किस दौरान मेटिंग हो, 10वें से लेकर 17वें दिन तक। तो 70 क्वेश्चन का ऑप्शन होगा बेटा थर्ड ऑप्शन। इसके बाद 71 आएगा। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव यूज्ड विद इन। बोलते हैं कि इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव क्या होती है, पहले इसे समझने की कोशिश करिए। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव का मतलब क्या है? हो सकता है कि फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10वें से 17वां दिन चल रहा हो, यानी ब्लीडिंग के 10वें से 17वें दिन हो जाए और मेटिंग हो गई, मेटिंग अनप्रोटेक्टेड हो गई। मेटिंग अनप्रोटेक्टेड हो गई तो अब क्या होगा, स्पर्म तो रिलीज कर दिया गया है, अब स्पर्म रिलीज कर दिया गया और ओवा हो सकता है आकर के यहाँ फर्टिलाइज हो जाए। तो बोलते हैं अब इस स्पर्म और ओवा को मिलने से रोकने के लिए कुछ दवाएं खिलाई जाती हैं, जैसे एलएनजी दवा, लिवोनॉर्जिस्ट्रिल। ये कितने दिनों में खिलाई जा सकती है? सर ये 72 घंटे ऑफ द मेटिंग के 72 घंटे के अंदर अंदर खिलाई जा सकती है। जो मेटिंग हुई है, जो प्रोसेस हुआ है, उसके 72 घंटे के अंदर खिला दी जाए तो बेटा बेबी होने के चांसेस कम है। नहीं है ऐसा मैंने नहीं कहा, चांसेस कम है। तो 71 इज द फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़िए। द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। याद रखना कौन है जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी किया जा रहा है। तो याद रखना 72 का जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर नाम का जो टेक्निक है, ये द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। देखिए इंसीमिनेशन हो नहीं सकता क्योंकि इसमें गैमीट को फीमेल के अंदर डालते हैं और गैमीट को फीमेल के अंदर नहीं डालना है हमें, याद रखना। हमें मेल गैमीट को पहुंचाना इज नॉट टेस्ट ट्यूब बेबी, तो ये तो नहीं हो सकता। गैमीट का ट्रांसफर भी फैलोपियन ट्यूब में हो, इसके लिए ये भी नहीं हो सकता। तो फिर हो गया ICSI, ये भी एक एडवांस टेक्निक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की। लेकिन नॉर्मली हम कौन सी नॉर्मल प्रोसेस यूज कर सकते हैं? पहले हम टेस्ट ट्यूब बेबी को बेटा 8 सेल तक लेके जाते हैं और इसके बाद इनका ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग फैलोपियन ट्यूब में। तो जिफ्ट जनरली इंप्लॉय की जा रही। व्हाट इज जिफ्ट? इट इज नोन एज जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। होता क्या है, हम मेल और फीमेल गैमीट को फ्यूज करके जायगोट बनाते हैं, फिर जायगोट का क्लीवेज करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल तक ले जाते हैं और इस 8 सेल या इससे कम वाले मोरुला को हम लोग सीधे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। दैट इज जिफ्ट जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। हालांकि टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने के लिए
उनका फर्टिलाइजेशन कराने के लिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी कराए जा सकते हैं। लेकिन जनरली ये बहुत एडवांस टेक्निक है, जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा तब कराई जा सकती है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में हम ये मान के चलेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद वाला प्रोसेस इज ज़िफ्ट एंड दैट्स व्हाई 72 इज फोर्थ ऑप्शन। अदरवाइज का पहला ऑप्शन भी हो सकता था। आगे बढ़ सकते हैं। ट्यूबेक्टोमी, व्हाट इज ट्यूबेक्टोमी? आपकी फेलोपियन ट्यूब जो है, ये रही फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस में पाई जाती फेलोपियन ट्यूब, इसको काट देते हैं और बांध देते हैं, काट के बांध देते हैं ताकि जो ओवा है वो यूट्रस तक ना पहुंच पाए। तो याद रखना, ट्यूबेक्टमी इज द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन विच क्या करेंगे, स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड एंड टाइड अप। तो 73 का पहला ऑप्शन आ जाएगा, जो सही ऑप्शन है। अदरवाइज आप लोग समझ कि क्या होता है। ओके, 73 के बाद आता है 74। आइए 74 ऑप्शन को ध्यान से देखें। 74 में से गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इट इज गिफ्ट इज हेल्पफुल इन दोज फीमेल। अब बोलते हैं कि गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर क्या है, ये सब कॉन्सेप्चुअल हैं, चीजें हैं। हो क्या रहा है कि ये फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत नहीं है, ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओवा ही नहीं बन रहा है, यहां पर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा। तो जब ओव्यूलेशन नहीं हो रहा तो ओवा आ नहीं पा रहा, ओवा आ नहीं पा रहा है तो फर्टिलाइजेशन हो नहीं पा रहा। तो हम क्या करते हैं कि इसकी ओवा को, इसी के ओवा को या किसी दूसरे को ओवा को निकाल करके हम सीधे बेटा उसकी फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। दैट इज नोन एज गैमीट, गैमीट को ट्रांसफर किया, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो जाए और बेटा प्रेगनेंसी सेटल हो जाए। तो गिफ्ट कब करेंगे? गिफ्ट तब करेंगे which cannot produce ovum but can give suitable environment for the fertilization। ओवम पैदा नहीं हो रहा लेकिन environment अच्छा है जिसमें बेटा फर्टिलाइजेशन हो सकता। तो 74 का फर्स्ट ऑप्शन विल द, सॉरी ओके, कैन नॉट गिव दिया हुआ है तो पहला तो नहीं होगा, कैन गिव होना चाहिए। इट्स फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, पहला सही नहीं है। यानी उसका ओवम ना बने लेकिन वो ओवम में फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल जगह दे देते। हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन गिव सुटेबल एनवायरनमेंट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। तो याद रखना 74 का सेकंड ऑप्शन विल द करेक्ट ऑप्शन। बोल में वही रहता, ऑप्शन पहला लगाने की कोशिश कर रहा था। चलो खैर 74 का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ CDRI, इट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में है, कभी जाइए देखिए, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। थर्ड ऑप्शन विल द करेक्ट ऑप्शन, यही इसका आंसर सही होगा। आगे बढ़ जाइए। 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सहेली? सहेली एक ऐसी पिल है, ऐसी गोलियां हैं जो वंस इन वीक, हफ्ते में एक बार खाई जाती हैं और ये नॉन स्टेरॉइडल है, ये स्टेरॉइड की नहीं बनी होती। यानी याद रखना इनमें नॉन स्टेरॉइडल गोलियां हैं। याद रखना ज़्यादातर गोलियां फीमेल हार्मोन की बनी होती हैं और ये फीमेल हार्मोन जो होते हैं वो स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं। तो दीज आर नॉन स्टेरॉइडल। और याद रखना हफ्ते में एक बार खा, इट इज़ टेकन वंस इन वीक, इट इज़ हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू एंड ऑल ऑफ द अबव। याद रखना सहेली को CDRI में पैदा किया गया था, तो पहला ऑप्शन भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर होगा इसका। द करेक्ट ऑप्शन विल बी द फोर्थ, 76 इज द फोर्थ वन। ओके, 77 आया। Which of the following technique for the contraception are the highly effective but their reversibility is very poor? बोलते हैं कि अगर वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी कर दी तो एक्चुअली आपने ट्यूब ही काट दिया। अब अगर ट्यूब काट दिया तो आप चाहो कि दोबारा ट्यूब जोड़ करके इसे रिवर्स किया जा सके तो नहीं, बहुत मुश्किल होती है। तो वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी वैसे तो अच्छी टेक्निक है, नसबंदी मेल में बोलते हैं, फीमेल में भी बेटा इसकी ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। तो ये नसबंदी कहलाती हैं, वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी। तो नसबंदी अच्छी टेक्निक है लेकिन अगर दोबारा कोई माँ बाप बनना चाहे तो बड़ी मुश्किल हो जा सकती है। तो रिवर्सिबिलिटी इनकी पुअर होती है, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। सो वी कैन गो फॉर बोथ 1 and 2, फोर्थ ऑप्शन। 77 के बाद आपके सामने आता है 78, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डू नॉट शो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज?
जितने भी पेरिनियल पौधे होते हैं, पेरिनियल जो हर साल फ्लावरिंग करते हैं, जैसे आम का पौधा, नीम का पौधा, इनमें बचपन जवानी बुढ़ापा क्लियर कट नहीं होता, तो इसका आंसर होगा पेरिनियल। वहीं तुम गेहूं का पौधा लगाओ, एक बार बचपन, एक बार जवानी, फिर बुढ़ापे में पीला पड़ गया और फिर इसको काट लिया जाता है। तो जितने एनुअल और बाइनियल पौधे होते हैं उनमें ये तीनों फेजेस क्लियर कट होते हैं, पेरिनियल में क्लियर कट नहीं होते। तो इनमें पूछ रहे हैं विच डू नॉट शो द क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव, इट इज पेरिनियल प्लांट। आगे बढ़ जाओ। 79, फाइंड द इनकरेक्ट वन विद रिस्पेक्ट टू पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में इनकरेक्ट क्या है? न्यूक्लियस से पेरिस्पर्म बनता है, सही है। इंटेगुमेंट से सीड कोट बनते हैं, सही है। पेरिकार्प से ओवेरियन वॉल बनती है, सही है। सेंट्रल सेल से एंडोस्पर्म बनते हैं। तो क्या पूछा गया? इनकरेक्ट। ओके, पेरिकार्प जो है ये ओवेरियन बॉल से बनती तो है एक्चुअली। 79 को मैं एक बार फिर से देखता हूं। ओके, सी स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के बाद बेटा ये जो ओवरी है ये फ्रूट बना देती है, और ओवरी की जो वॉल होती है, ओवरी की वॉल होती है पेरिकार्पी होती है, तो हम लोग इसको फ्रूट वॉल बोल सकते हैं। सो फिलहाल तो इस क्वेश्चन को में कोई ऑप्शन मुझे गलत नहीं लग रहा। न्यूक्लियस से पेरिस्पर्म बनता है, इंटेगुमेंट से सीड कोट बनता है, और पेरिकार्प से, अच्छा हाँ, इस हिसाब से ये गलत है। न्यूक्लियस से पेरिस्पर्म बनता है, ठीक है। इंटेगुमेंट से सीड कोट बनता है, ठीक है। सेंट्रल सेल से एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। लेकिन पेरिकार्प से ओवेरियन वॉल नहीं बनती, है गलत है। बल्कि उल्टा होता है, ओवेरियन वॉल से पेरिकार्प बनता है। तो ये ऑप्शन गलत माना जाएगा। तो थर्ड विल बी द करेक्ट, रॉन्ग वन। आगे बढ़ जाइए। 79 के बाद आता है 80। पॉलन आर स्टोर्ड इन, किस टेम्परेचर में स्टोर करते हैं? -196 डिग्री पर। ये लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर है, और कोई भी लिविंग टिश्यू को आपको इसी टेम्परेचर पर फ्रीज करके रखना पड़ता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। ठंडी में चीज़ों का प्रिजर्व करके रख देना, इट इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। ओके, 80 के बाद आता है 81। इन एल्बुमिनस सीड फूड इज स्टोर इन, एल्बुमिनस का मतलब एंडोस्पर्म, तो कहाँ पर स्टोर होगा? एंडोस्पर्म में। और नॉन एल्बुमिनस में कहाँ पर होगा? कॉटिलेडन में। तो नॉन एंडोस्पर्म में कॉटिलेडन में होगा, तो पहला एंडोस्पर्म, दूसरा कॉटिलेडन, जहां पर भी हो लगा दो। तो ए एंड बी आर, एंडोस्पर्म एंड कॉटिलेडन। तो 81 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ जाओ। 82 आ गया। बर्थ कैनाल दो चीजों से मिलकर बनी होती है। यूट्रस तो बेटा बर्थ की जगह होती है, कैनाल सर्विक्स और वेजाइना मिलकर बनाती है। सो दिस सर्विक्स और दिस वेजाइना, इन्हीं के थ्रू बेबी बाहर आता है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज बर्थ कैनाल। सो वी कैन गेट सर्विक्स एंड वेजाइना, सेकंड एंड थर्ड, एंड दिस विल बी द आंसर। 82 का तीसरा ऑप्शन होगा जो सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ जाओ। 83 आया। अब पार्चुरेशन का मतलब होता है बर्थ, पार्चुरेशन का होता है बर्थ, तो आप बोल सकते हैं डिलीवरी ऑफ द बेबी। जेस्टेशन का मतलब होता है प्रेगनेंसी, पीरियड बिटवीन द फर्टिलाइजेशन एंड बर्थ। ओव्यूलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ एग, और इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अटैचमेंट जाइगोट टू एंडोमेट्रियम। तो ए इज 3, फोर्थ ऑप्शन ही है मुझे लगता है। ए इज 3, बी इज 4, सी इज 2, डी इज 1। अच्छा, कॉन्सेप्शन भी है, ये भी तो है भी, कॉन्सेप्शन। इट इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय स्टॉपेज ऑफ ओव्यूलेशन। तो ई इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, नो 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 नो, अच्छा हाँ, कॉन्सेप्शन इज फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो ई इज 5। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। 83 इज 4, सही। आगे चलिए। नाउ 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लीकेबल टू प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन एक फीमेल हार्मोन है जो कि मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। अगर ये कम हो जाए तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है और मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, ये भी सही है। डोमिनेंट हार्मोन ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज का नहीं है, सिक्रीटरी फेज का बेटा डोमिनेंट हार्मोन है, तो ये गलत हो गया। मेजर सोर्स ग्लैंड इज कॉर्पस ल्यूटियम, ये भी सही है। तो इसका थर्ड ऑप्शन गलत होगा, और 84 का थर्ड ऑप्शन ही हमें चाहिए। ओके, आगे बढ़ जाइए।
85 आ गया। सेलेक्ट द मिसमैच पेयर, पेयर जो मिसमैच पेयर है उन्हें सेलेक्ट करिए। माइक्रोस्पोरेंजियम इज पॉलन सैक, हो सकता है, ओके। मेगा स्पोरेंजियम इज ओविल, हो सकता है। पॉलन ग्रेन इज मेल गैमीट, नहीं, पॉलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं होता, जबकि मेल गैमीटोफाइट होता है, गैमीट रखने वाला स्ट्रक्चर। तो ये तो मिसमैच है। एम्ब्रियोसैक फीमेल गैमेटोफाइट सही है, तो ये वाला मामला गलत है। तो वो आप बोलेंगे पॉलन ग्रेन इज गैमीट, नो इट इज नॉट गैमीट, इट इज अ गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट। तो 85 इज 3। नाउ 86, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द ऑप्शन, choose the option that are true for typical female gametophyte of flowering plant। अच्छा, फीमेल गैमेटोफाइट कौन सा होता है? ये होता है एम्ब्रियोसैक। इससे रिलेटेड आपको जो कुछ आता है बता दीजिए। इट इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल एट मैच्योरिटी, सही। इट इज फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, सही। इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटेगुमेंट बट आउटसाइड द न्यूक्लियस, नहीं नहीं, ये गलत है। ये रही ओव्यूल के अंदर रहता है और इंटेगुमेंट के भी अंदर रहता है और न्यूक्लियस के भी अंदर रहता है। इट हैज़ एन एग अपरेटस द चैलेजल एंड, एग अपरेटस चैलेजल एंड पर नहीं होता, बल्कि वो होता है माइक्रोपाइलर एंड पर, माइक्रोपाइलर एंड पर। तो इसका ये ऑप्शन 3rd और 4th गलत है। और इन्होंने पूछा क्या है? चूज द ऑप्शन दैट आर ट्रू, ट्रू इज 1 and 2, तो 1 and 2 किस में आएगा? 3rd ऑप्शन में। इस तरीके से 86 का 3rd ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाइए। 87 आया, इंडियन अमंग द फर्स्ट कंट्री। ये पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम किस सन में चालू हुआ था? तो ये 1951 का सन है, जब हम लोगों ने हम दो हमारे दो का नारा, या बच्चे दो ही अच्छे, या हम दो बच्चे दो या तीन, इस तरीके का फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चालू किया गया था 1951 में। सो 87 इट इज़ 1951। और इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इल इफेक्टिव यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। अगर फीमेल ये गोलियां खाती हैं माला डी, तो इनसे क्या दिक्कत हो सकती है? उनको मितली आ सकती है, उनके पेट में दर्द हो सकता है, उनको भयानक ब्लीडिंग हो सकती है, उनके ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव, अगर गोलियों खाने के सबसे बुरा इफेक्ट ये है कि ये ब्रेस्ट कैंसर तक कर सकता है। तो याद रखना इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा 88। नाउ द 89, MTP पहली तिमाही तक ठीक रहती, पहली 3 महीने, 3 महीने में पहले 3 मंथ इज सेफ। 3 से 6 महीने में भी कर सकते हैं, लेकिन इट इज कॉम्प्लिकेटेड। और 6 महीने के बाद एबॉर्शन करा ही नहीं सकते प्रेगनेंसी के बाद। तो बोले सेफ कब तक है? पहले 3 महीने, और 1 महीने में कितने हफ्ते? 4। तो 3 महीने में 3 चौके 12 हफ्ते ऑफ प्रेगनेंसी तक तो MTP इज वेरी सेफ, एबॉर्शन किया जा सकता है। पहले 3 महीने, 3 से 6 महीने में कर सकते हैं, लेकिन मुश्किलें आएंगी। और अगर प्रेगनेंसी 6 महीने पहुंच चुकी है तो अब एबॉर्शन मत करिए, माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। सो फर्स्ट ऑप्शन 89 इज फर्स्ट। एंड नाउ यहाँ पर आपको एक प्रोसेस दिखाया गया है, इसमें मेल और फीमेल गैमीट की आइसोगैमी हो रही है। याद रखना, एक तरीके के गैमीट फ्यूज हो रहे हैं। तो पहले प्लाज्मोगैमी हुई है और दोनों न्यूक्लियस अलग अलग हैं, फिर बाद में कैरियोगैमी हो गई। तो इट इज़ N+N और फिर ये है 2N। तो याद रखना ये फ्यूज़न ऑफ गैमीट है, जिसमें पहले प्लाज्मोगैमी हो रही है, फिर कैरियोगैमी हो रही, फिर जाइगोट हो रहा। तो इट इज़ फ्यूजन ऑफ, यू नो, क्वेश्चन नंबर 90, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स तक रखेगा इनटू जाइगोट। अच्छा, कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, फ्यूजन ऑफ गैमीट, फिर इसके बाद लगाइएगा जाइगोट, एरो लगा लीजिएगा, जाइगोट से फिर लगाइएगा एरो न्यू इंडिविजुअल। तो फ्यूजन ऑफ गैमीट हो रहा है, फिर जाइगोट बन रहा है, फिर इसके बाद न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। और इस तरीके से इसका आंसर होगा सेकेंड। और 90 क्वेश्चन मैंने आपके सामने किए। ये यूनिट है 6th, और ये 6th यूनिट जो है वो है NCERT 2 की पहली यूनिट है, यानी कक्षा 12 की जो पहली यूनिट है वो ऐसे टोटल 6th यूनिट है, जिसके 90 क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन करने की कोशिश की गई। आप चेक करिए आपका प्रिपरेशन कैसा है। चेक माई ऐप जाइए, उस पर आप लोग डाउनलोड करिए, अपलोड करिए, सॉरी डाउनलोड करिए और उसमें क्वेश्चन लगाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ है, पूरी 10 यूनिट के 10 पेपर मिलेंगे आपको। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।